गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं अगर पार्ट टू पार्ट डिवाइड करें तो इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, जैसे चैप्टर का नाम में हम लोग को बताया है, और कुछ रिएक्शंस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड। तो डे टू डे लाइफ में एसिड का जिक्र तो हम लोग करते ही रहते हैं, जैसे कि हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और विनेगर, ये सब चीज़ हम लोग जब यूज़ करते हैं तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं खाने वाले सब्सटेंसेस, इनके अंदर भी एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर अलग अलग एसिड पाए जाते हैं। एसिड एक्चुअल में है क्या? तो एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम लोग पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो खट्टा होता है। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग आमतौर पे डिस्कस कर लेते हैं और कहते हैं कि खट्टा होता है बस। तो एसिड इज़ सोर इन टेस्ट, ये उसका एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, एसिड को टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में अलग अलग इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक कॉमन सा इंडिकेटर जिसको हम लोग कहते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर अगर ब्लू लिटमस है तो एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड बना देगा, क्योंकि एसिड के अंदर जैसे अगर हम लोग के स्किन पे एसिड पड़ जाए तो वो लाल हो जाता है। तो सिमिलरली हम लोग समझने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ब्लू लिटमस भी एसिड के प्रेजेंस के कारण लाल हो जाता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कि खट्टा होता है टेस्ट में और ब्लू लिटमस को रेड बना देता है। पानी में डिज़ोल्व करने पर H+ आयन देता है। अब कुछ कॉमन एसिड हैं जो कि हम लोग को, सम ऑफ द कॉमन एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब कॉमन एसिड्स हैं जो कि आपको लेबोरेटरी में देखने को मिल जाते हैं। कुछ कॉमन एसिड जो हमारे फूड आइटम्स में पाए जाते हैं वो है, देखिए, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है, अभी बताया मैंने। टैमरिंड के अंदर, टैमरिंड मतलब होता है इमली, इमली के अंदर टार्टारिक एसिड होता है। विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो ये सब कॉमन एसिड्स हैं जो कि हमारे फूड सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं। तो होप आप लोग को एसिड की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, या एसिड क्या है ये समझ में आ गया होगा। आगे चल के आप लोग देखेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अवधारणाएं दी हैं एसिड्स के बारे में, वो आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि एसिड जो है वो सोरिन टेस्ट होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है। जब भी पानी में हम लोग उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो H+ आयन दे देगा। और कुछ कॉमन एसिड्स के नाम लिख सकते हैं आप लोग। अब अगला टॉपिक है बेस। बेस क्या होता है? बेस जो है वो एसिड का जस्ट उल्टा है। एसिड जो है वो खट्टा होता है टेस्ट में, तो बेस जो है वो कड़वा होता है टेस्ट में। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, तो बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। हुए दोनों डिफरेंट, एक दूसरे से जस्ट डिफरेंट है। और बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं ना तो वो OH- आयन देता है। अब वाटर जो है वो H2O है, तो H2O को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो वो H+ और OH- आयन में टूटता है। तो H+ आयन में टूटने का रीज़न एसिड है और OH- आयन में टूटने का रीज़न बेस है। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। कुछ कॉमन बेसिस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में या केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में देखते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर फूड सब्सटेंसेस में पाए जाने वाले बेसिस की बात करें तो लाइम के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। बेकिंग सोडा के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। एंटाएसिड, एंटाएसिड क्या होता है? ये गोलियां होती हैं जिसको जब जब हमारे पेट के अंदर एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाता है, एसिड का कंटेंट बढ़ जाता है, तो हम लोग एंटाएसिड खाते हैं। तो एंटाएसिड जो रहता है उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है एज अ बेस। वॉशिंग सोडा के अंदर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो होप आप लोग को एसिड और बेस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक टर्म है एल्केली, ये बेस के साथ यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे लिंक्ड है अभी हम लोग देखते हैं। तो जो कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, सारे के सारे बेसेस सॉल्यूबल नहीं होते हैं, पर कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। तो ऐसे बेसेस जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको ही हम लोग एल्केली कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को एल्केली और बेस में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे अगर हम लोग सीधी सीधी आम भाषा में समझे तो बेस अगर पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे एल्केली, बस। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि इंडिकेटर क्या होता है। मैंने बताया था कि लिटमस पेपर जो रहता है इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर विच इज़ यूज टू इंडिकेट
द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो इंडिकेटर अलग अलग टाइप के होते हैं। सो इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन पेपर हो गया, लिटमस पेपर हो गया। तो वो सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये एसिड या बेस का प्रेजेंस बताते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर। तो इंडिकेटर्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड दिस कॉजेज चेंज इन कलर। तो इंडिकेटर जो रहते हैं ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाते हैं, जिनके कारण से उनका कलर चेंज होता है, और उस वही कलर चेंज को हम लोग समझ कर बता सकते हैं कि वो एसिड है, या जो भी सब्सटेंस का हम लोग टेस्ट किए वो एसिड है या बेस। ठीक, अब कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो अपने ओडर को चेंज कर देते हैं और एसिड और बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। तो ओडर चेंजिंग सब्सटेंसेज which indicates the presence of acidic or basic medium are known as olfactory indicators। ये एक important topic है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि olfactory indicators क्या होता है। Olfactory indicators are those substances which changes their odor in the presence of acidic or basic medium। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अच्छा, एसिड अलग अलग इंडिकेटर, एसिड और बेस अलग अलग इंडिकेटर के साथ कैसे बिहेव करता है ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे क्या क्या फॉर्मेशन करता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो एक इन जनरल इक्वेशन ये है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। ठीक, तो कॉमन एसिड का हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए HCl का यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही HCl जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनाएगा। जिंक क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ जिंक एंड इट विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये इन जनरल इक्वेशन है। जब भी हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस मेटल का वो सॉल्ट बना देगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। तो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा। अब सेकंड है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेगा और वाटर भी बनाएगा। तो ये 3 चीज़ बनाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा तो 2 चीज़ बन रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा था। यहाँ पे सॉल्ट भी बनाएगा, वाटर भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेगा। तो ये इक्वेशन को आप लोग को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। तो देखिए यहाँ पे जब सोडियम कार्बोनेट के साथ HCl को रिएक्ट कराते हैं तो NaCl बना रहा है और वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर रहा है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी NaCl ही बनेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगा। तो ये जो दोनों इक्वेशन है इसको आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। अब बेस जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो क्या होगा, जैसे ही नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो सॉल्ट हर जगह बन रहा है। तो अभी तक तीनों रिएक्शन में हम लोगों ने देख लिया सॉल्ट इज़ कंपलसरी, तो सॉल्ट तो बनता ही बनता है। तो देखिए, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो वो सोडियम सल्फाइड बना रहा है और वाटर जो है वाटर भी बना रहा है। तो इस इक्वेशन को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एसिड और बेस ने मेटल के साथ रिएक्ट कर लिया, बेस के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा लिया और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करा लिया। क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट कराएं साथ में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि न्यूट्रलाइज होगा। अब क्या न्यूट्रलाइज होगा, तो एसिड और बेस। तो एसिड और बेस को आप समझ सकते हो आग और पानी मिलेगा और सॉल्ट और वाटर बना देगा। ठीक, सॉल्ट तो हर जगह बन ही रहा है, तो सॉल्ट आप लोग आँख मूंद के हर जगह लिख सकता है अगर इन जनरल इक्वेशन भी पूछा तो यहाँ पे जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक, दिस रिएक्शन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो भी रिएक्टेंट हम लोग यूज़ करेंगे एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी उनका पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस कारण से इस रिएक्शन का नाम भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रखा गया है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जब हम लोग HCl को
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl ये बनेगा और वाटर बनता है। So students, our next topic is neutralization reaction. A neutralization reaction is a chemical reaction where an acid and a base react to form salt and water. तो अभी तक हम लोगों ने देखा था एसिड का और बेस का रिएक्शन अदर एजेंट के साथ। अब हम लोग देखें कि एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस जब कंबाइन करता है या एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे आग और पानी है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, वैसे ही एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी एकदम अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। दिस रिएक्शन इफेक्टिवली न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो भी रिएक्टेंट होगा उनका एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उस तरीके से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब इसका एक इजी सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है वो बन जाता है और वाटर वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक आसान सा एग्जाम्पल है जिसमें जब एसिड यानी कि HCl रिएक्ट करता है बेस यानी कि NaOH के साथ तो H2O यानी कि वाटर और NaCl सॉल्ट बना देता है। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डू एसिड एंड एल्केली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एसिड और एल्केली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे यहाँ पे फिगर में दिया है कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें हम लोग को बीकर के अंदर 100 ml का जो बीकर होता है उसके अंदर 50 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और कॉर्क में ऑलपिन को फंसा के उन ऑलपिन का कनेक्शन हम लोगों ने बैटरी 9 वोल्ट बैटरी के साथ किया और उसमें एक बल्ब और स्विच को कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि क्या ये बल्ब जलेगा। तो आप लोग के दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये बल्ब जलेगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये बल्ब जलेगा तो आप सही हैं, क्योंकि एसिड के अंदर हमारे पास H+ जब एसिड का ब्रेक डाउन होगा, HCl जैसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो HCl का जब ब्रेक डाउन होगा तो H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए फ्लो होने को ही आयंस का फ्लो होना कहते हैं या फिर रैदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इस कारण से हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पे आप लोग को दिख जाए तो हम लोग कह सकते हैं वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा और इस तरीके से यहाँ पे बल्ब जलेगा। सिमिलरली यहाँ पे बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करके देखना है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, क्या उसमें मतलब प्लस आयन और नेगेटिव आयन मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। जैसे अगर हम लोग NaOH के साथ करते हैं तो NaOH ब्रेक डाउन होता है Na+ और OH- आयन में, तो फिर वही प्लस माइनस मिल रहा है। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे NaOH के प्रेजेंस में भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एल्केली हो चाहे एसिड हो दोनों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वी हैड परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्टिविटी एंड सीन दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड द बल्ब ग्लोज। तो आयोनिक कंपाउंड से जब हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि बेस और एसिड दोनों के केस में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण इस एक्टिविटी से भी हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा। तो यहाँ पे सिमिलरली वी कैन कंडक्ट द एक्टिविटी 6 दैट सिंस solution of acid and bases conduct electricity, it shows that acid and base also undergoes ionization in water। तो पानी के कांटेक्ट में आके एसिड और बेस दोनों का आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन का मतलब है कि वो लोग आयंस में टूटेंगे, जैसे Na+ आयन में टूटा और Cl- आयन में टूटा, ठीक। और NaOH के केस में Na+ और OH- आयन में टूटा। तो जब जो आयंस है उनका ब्रेकडाउन, कंपाउंड से आयन का ब्रेकडाउन होना, इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। जब वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्रेकडाउन हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो अब इस एक्टिविटी के द्वारा हम लोग आयोनाइजेशन तो समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन है क्या। तो इन 1884 द स्वीडिश साइंटिस्ट आर्हीनियस यूज्ड हिज ऑब्जर्वेशन टू एक्सप्लेन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड एल्केलीज। तो आर्हीनियस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट है और उन्होंने ये एसिड और एल्केली का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे पहले बताया था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इन एक्वस सॉल्यूशन एन एसिड मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन। तो जैसे कि मैंने बताया
एसिड जो है वो H प्लस आयन देगा और नेगेटिव आयन भी दोनों में डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। या जब एक्वस सॉल्यूशन HCl को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन तैयार होगा वहाँ पे HCl का ब्रेक डाउन होगा H प्लस और Cl माइनस में। और similarly in aqueous solution of alkali molecule will dissociate into a negatively charged hydroxide ion OH माइनस आयन। तो हाइड्रोजन आयन में जो हमारा एसिड है वो टूटेगा, H प्लस आयन देगा, और हमारा जो बेस होगा या एल्केली होगा रहता है वो OH माइनस आयन देगा, उसी को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, है ना, पॉजिटिव आयन। जैसे कि NaOH के केस में Na प्लस और OH माइनस आयन दे रहा है। दिस आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इन्हीं आयन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा या इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो होगा। तो होप आप लोगों को आयोनाइजेशन समझ में आया होगा। आयोनाइजेशन का मतलब जब हम लोग एसिड या बेस का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वो प्लस और माइनस आयन में टूट जाता है, उनके एसोसिएट जो भी एसोसिएट आयन है उनमें टूटेगा। इसी प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग H2SO4 का भी जब ब्रेक डाउन होगा तो वो 2H प्लस आयन देगा और SO4 2 माइनस आयन देगा। वैसे ही CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जब ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम 2 प्लस आयन और OH माइनस आयन दे देगा। तो हम लोग इसी तरीके से हर एसिड का ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हर बेस का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसी प्रोसेस का आयोनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एसिड या एल्कली का स्ट्रेंथ कितना होता है, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्केल होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। सो व्हाट इज़ पीएच स्केल? इन 1909 डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन डेवलप्ड पीएच स्केल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक डैनिश साइंटिस्ट सोरेनसन ने पीएच स्केल को डेवलप किया। पीएच स्केल में P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। तो हम लोग कह सकते हैं पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑन द पीएच स्केल pH tells us the concentration of H plus आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन। किसी भी गिवन सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये हम लोग को बताएगा pH स्केल। तो ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन। वी कैन थिंक ऑफ pH एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर बताता है हमारा pH स्केल। अगर इसकी रेंज 0 से 7 के पहले या 6.9 यहाँ तक अगर आएगा तो वो कहलाएगा एसिडिक इन नेचर। जो भी हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा। अगर एग्जैक्ट 7 आती है तो न्यूट्रल होगी, ठीक। और अगर 7 से ऊपर 7.1 टू लेके 14 तक वहाँ तक जब भी आएगा तो वो एल्कलाइन नेचर। So we use universal indicator which is a measure of several a mixture of several indicators to find and compare the pH of different solution। तो अलग अलग solution का जो pH वैल्यू है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है। तो इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। तो ये हम लोग को एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन का जो भी स्ट्रेंथ है वो हम लोग को इंडिकेट कर देता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज़ डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे कि पीएच स्केल में अलग अलग रेंज पे जो कलर है वो अलग अलग है। तो इन्हीं अलग अलग कलर से हम लोग को हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आसानी से पता चल जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं पीएच स्केल में 0 से जब हम लोग 7 की तरफ जा रहे हैं या रैदर 7 से आप 0 की तरफ जाओगे तो होगा क्या कि जो हमारा H प्लस आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। इसका मतलब अगर उसकी रेंज 0, 1, 2, 3 है तो वो हाईली एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग इधर चलते जाएंगे तो वो एल्कलाइन होते जाएगा, वो या बेसिक नेचर का हो जाएगा। और 7 से जब हम लोग स्टार्ट करके 14 तक जाएंगे तो 14 जो है वो हाईली या स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा और 7 के आसपास 7, 8, 9 के आसपास जो रहेगा वो वीक बेस कहलाता है। इसी को भी हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है।